गुड मॉर्निंग साथियों। मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। आज हम चर्चा करेंगे जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस की गतिविधियों के बारे में। तो इस पर चर्चा करने से पहले हम ये जान लें कि सुभाष चंद्र बोस जर्मनी कैसे पहुँचे। तो देखिए, हमने पहले बताया था कि 17 जनवरी 1941 भारतीय इतिहास में वह दिन था जिस दिन सुभाष बाबू अपने घर कोलकाता पर लगी हुई ब्रिटिश सरकार की पाबंदी जिसमें पुलिस और खुफिया एजेंसी शामिल थी, खुफिया एजेंसी का कड़ा पहरा था, उसको चकमा देकर वो अपने घर से फरार हो गए। इस संदर्भ में अयोध्या सिंह ने बताया है कि 17 जनवरी 1941 की रात के लगभग 1 बजे सुभाष बाबू घर छोड़कर निकल गए। इस समय सुभाष बाबू के बड़े भाई शरद बाबू के बेटे शिशिर बोस ने कार से उनको गोमय तक पहुंचाया। यहाँ से वो रेलगाड़ी पकड़कर पेशावर गए। पेशावर में ये फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सहकारी मियाँ अकबर से मिले। मियाँ अकबर ने सुभाष की मुलाकात कीर्ति किसान पार्टी के नेता भगत राम तलवार से कराई। तलवार के साथ ही सुभाष बाबू जमरूद लंडी कोतल होते हुए गढ़ी पहुँचे और गढ़ी पहुँचने के बाद वहाँ से इन्होंने पैदल ही भारतीय सीमा को पार किया। आगे वो मोटर गाड़ी से अफ़गानिस्तान के रास्ते काबुल पहुँचे। काबुल में वो 2 महीने तक उत्तम चंद मल्होत्रा नामक एक व्यापारी के यहाँ रहे। यहाँ से इटालियन पासपोर्ट लेकर वे रूस गए और रूस की राजधानी मॉस्को से होते हुए वो 28 मार्च 1941 को विमान से बर्लिन पहुँचे। 23 से 26 जनवरी 1941 के बीच भारत ने यह आश्चर्यजनक खबर सुनी कि सुभाष बाबू सीआईडी की नाक के नीचे अपने घर से अचानक अंतर्ध्यान हो गए हैं। यहाँ से अंतर्ध्यान होने के बाद वो मार्च 1941 को बर्लिन पहुँच गए। नवंबर के बाद बर्लिन से यह खबर आई कि वह भारत से बाहर यह कहते हुए चले गए हैं कि घर पर चल रहे संघर्ष को बाहर से पूर्ण करना है। बर्लिन वो इस उद्देश्य से पहुंचे थे कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो इस समय देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध अपनी चरम सीमा पर था और पूरा विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र जिसमें जापान, जर्मनी और इटली शामिल थे। इस समय इटली और जर्मनी की दहशत पूरे विश्व में छाई हुई थी। जर्मनी, इटली और जापान ब्रिटेन के शत्रु थे और सुभाष या भारतीयों के लिए भी ब्रिटिश सरकार एक शत्रु के समान थी। तो अपने शत्रु से छुटकारा पाने के लिए उसने जर्मनी से मदद की या जर्मनी क्या धुरी राष्ट्रों से मदद की उम्मीद की और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इस वाली धारणा को देखते हुए वो बर्लिन पहुंच गए। उन्हें आशा थी कि जर्मनी के नेता हिटलर उनकी मदद अवश्य करेंगे।
बर्लिन में सुभाष द्वारा जर्मन अधिकारियों के सामने एक प्रस्ताव रखा, लेकिन इससे पहले जर्मनी में सुभाष की मुलाकात जो हिटलर के दाहिने हाथ समझे जाते थे रिबेनट्रॉप से हुई। रिबेनट्रॉप ने उनका खुलकर स्वागत किया। इसके बाद बर्लिन में सुभाष ने जर्मन अधिकारियों के सामने एक प्रस्ताव रखा, जिसकी शर्तें कुछ इस तरह से थी। पहली, वे बर्लिन रेडियो से ब्रिटिश विरोधी अभियान चलाएंगे। दूसरी, जर्मनी में भारतीय युद्धबंदियों में से लोगों को चुनकर आज़ाद हिंद फौज का संगठन करेंगे। और तीसरी, तीनों ध्रुवी राष्ट्र जर्मनी, जापान, इटली संयुक्त रूप से भारत की स्वाधीनता की घोषणा करेंगे। देखिए, सुभाष ने अपना प्रस्ताव तो रख दिया, लेकिन जर्मनी की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया थी। जर्मनी ने बोस के प्रथम 2 प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया, लेकिन तीसरा प्रस्ताव जिसमें ये कहा गया था कि तीनों ध्रुवी राष्ट्र संयुक्त रूप से भारत की स्वाधीनता की घोषणा करेंगे, पर जर्मनी ने चुप्पी साध ली, क्योंकि जर्मनी के नेता हिटलर को अभी तक भारतीय स्वतंत्रता में कोई रुचि नहीं थी। इसी समय जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया और इस कारण से रूस मित्र राष्ट्रों के खेमे में चला गया। जर्मनी ने भारतीयों की सेना संगठित करने के लिए सुभाष बाबू को प्रोत्साहित किया। सुभाष बाबू को भी विश्वास था कि सोवियत संघ परास्त हो जाएगा और उनके द्वारा गठित भारतीय सेना सोवियत संघ से होकर भारत की सीमा तक पहुंच जाएगी और फिर जर्मनी के साथ मिलकर ब्रिटिश भारत पर आक्रमण करेगी। इसी कल्पना और विश्वास के साथ सुभाष बाबू ने उत्तरी अफ्रीका में जर्मनी द्वारा बंदी बनाए गए भारतीय युद्धबंदियों को जर्मनी लाने का अनुरोध किया। उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए भारतीय सैनिक युद्धबंदियों को जर्मनी लाया गया। कुछ प्रारंभिक कठिनाइयों के बाद जनवरी 1942 तक सुभाष भारतीय सैनिकों के 2 दस्ते गठित करने में कामयाब हो गए। इन सैनिकों की संख्या इस समय तक लगभग 3700 के आसपास थी। इन सैनिकों को या इस सेना को इंडियन लीजर, टाइगर लीजर और बाद में आज़ाद हिंद फौज या INA के नाम से जाना गया। कहा जाता है कि इसी सैनिक दल के सदस्य सुभाष को नेताजी के नाम से संबोधित करते थे। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि सुभाष को यह संबोधन हिटलर से मिला, लेकिन यह तो सोचने की बात है कि भारतीय नाम सुभाष को कोई भारतीय ही दे सकता है। लेकिन ये तो तय है कि सुभाष के नाम के आगे नेताजी शब्द जर्मनी में ही लगा था। इसके बाद नेताजी के नाम के आगे, सुभाष चंद्र बोस के नाम के आगे नेताजी शब्द हमेशा हमेशा के लिए लग गया और नेताजी शब्द सुभाष चंद्र बोस की पहचान बन गया। इसके बाद सुभाष बाबू ने रोम और पेरिस में भी फ्री इंडिया सेंटर स्थापित किए। इसके बाद जर्मनी में ही सुभाष ने भारतीय स्वतंत्रता संगठन और
आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की। जनवरी 1942 में उन्होंने बर्लिन रेडियो से लगातार प्रसारण शुरू किया। जर्मन सरकार के एक मंत्री एडम फॉन हाइट सुभाष के अच्छे दोस्त बन गए थे। देखिए, आज़ाद हिंद रेडियो जिसका प्रसारण जर्मनी से किया जाता था, इसने भारत में ज़बरदस्त जोश पैदा किया। यहाँ से भारतवासियों तथा पूर्वी एशिया के भारतीयों के लिए अंग्रेज़ी, हिंदी, बंगला, तमिल, तेलुगु, फारसी व पाश्तो इन 7 भाषाओं में संस्था की गतिविधियों का प्रसारण किया जाता था। आगे देखिए, सुभाष बाबू 29 मई 1942 के दिन जर्मनी के सर्वोच्च नेता एडोल्फ हिटलर से मिले। इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है कि जब सुभाष हिटलर से मिलने गए तो हिटलर ने अपने जैसे ही अंगरक्षक वहाँ नियुक्त कर रखे थे। एक एक अंगरक्षक सुभाष से मिलने आया। उन अंगरक्षकों ने सुभाष से हाथ मिलाया और कहा, मैं हिटलर। सुभाष ने भी प्रत्युत्तर में हाथ आगे किया और कहा, मैं सुभाष चंद्र बोस भारत से, लेकिन आप हिटलर नहीं हैं। 2-3 बार इसी तरह के वाक़यात हुए, लेकिन चौथी बार एक व्यक्ति आया और वो स्ट्रिक्टली खड़ा हो गया। अब तक जो लोग आ रहे थे उन्होंने आगे से हाथ बढ़ाया, लेकिन इस व्यक्ति ने आगे से हाथ नहीं बढ़ाया। सुभाष चंद्र बोस ने आगे से हाथ बढ़ाकर कहा, मैं सुभाष चंद्र बोस भारत से। इसके बाद उस व्यक्ति ने हाथ बढ़ाया और सुभाष बाबू ने कहा कि जर्मनी के नेता हिटलर को मेरा नमस्कार। तो हिटलर ने सुभाष बाबू से कहा कि आपने कैसे पहचाना कि मैं हिटलर हूँ? तो सुभाष बाबू ने प्रत्युत्तर में कहा कि जो अब तक लोग आ रहे थे उन्होंने आगे से हाथ बढ़ाया, तो मैं समझ गया कि यह जर्मनी का नेता नहीं हो सकता, क्योंकि आगंतुक हाथ बढ़ाता है, लेकिन आप जब आए तो आपने हाथ नहीं बढ़ाया। तो मैं समझ गया कि यही व्यक्ति जर्मनी का नेता, सर्वोच्च नेता हिटलर है। हालांकि कुछ विषयों को लेकर सुभाष हिटलर से नाराज़ थे। कहा जाता है कि हिटलर ने अपनी आत्मकथा मीन कैंप में भारतीयों के संबंध में कुछ अनुचित बातें लिख दी थी। इनको लेकर सुभाष बाबू हिटलर से काफ़ी नाराज़ थे और उन्होंने इसका जिक्र हिटलर से किया। हिटलर ने सुभाष बाबू को आश्वस्त किया कि वो अपने अगले संस्करण में इन आपत्तिजनक बातों का जिक्र हटा देंगे। और भी बहुत सारी बातें सुभाष बाबू और हिटलर के मध्य हुई। सुभाष बाबू इन बातचीतों से समझ गए थे कि हिटलर भारतीय स्वतंत्रता में कोई रुचि नहीं रखते, तो उन्होंने अब जर्मनी को छोड़ना उचित समझा और इसी कारण 1943 के प्रारंभ में सुभाष बाबू ने जर्मनी छोड़ दिया। इसके आगे सुभाष बाबू ने क्या किया, वो कहाँ गए और आगे उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए जब जर्मनी से वो सहमत नहीं हुए तो जर्मनी के बाद उन्होंने किसका सहयोग पाने के लिए प्रयास किए,
इसकी चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।